दशदिवसीयायां कार्यशालायां भवतीनां समेषामपि महानुभावानां पूज्यानां अद्यतन मार्गदर्शिकानां अस्माकं कार्यक्रम संयोजिकानां परियोजना अध्यक्षाणां ईशस्य च भवतां समेषां हार्दम् अभिनंदनं स्वागतं वंदनं च। विशिष्य आज की जो हमारी मार्गदर्शिका प्रोफेसर कल्पलता पांडे महोदय का हम अपने विद्यापीठ में, अपने विश्वविद्यालय में, अपने केंद्र में और इस कार्यशाला में हार्दिक अभिनंदन, स्वागत और वंदन करते हैं। वयं जानीमः एव इयम् अस्माकं 10 दिवसीया यात्रा 18 दिनाङ्के अस्माकं विश्वविद्यालये समारब्धा। आज अस्याः कार्यशालायाः नवमं दिनम् अस्ति, 9वां दिन है आज इस कार्यशाला का। और आज अस्माकं कार्यशालायां जो विभूति के रूप में यहाँ पर पधारी हैं, ऐसी मैम प्रोफेसर कल्पलता पांडे महोदय का मैं परिचय कराते हुए आत्मगौरव का अनुभव कर रहा हूँ। आप जननायक चंद्रशेखर विश्वविद्यालय जो बलिया स्थित है, उसकी आप माननीय कुलपति हैं और इससे पहले आपने महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ जो हमारे वाराणसी में जो विद्या की शीर्षस्थ भूमि कहा जाता है, वहां पर स्थित उस विश्वविद्यालय में शिक्षा विभाग में अनेक वर्षों तक कार्य करते हुए शोध, दृष्टि, नवाचार, सकारात्मकता इत्यादि विषयों पर कार्य करते हुए आज कल में बलियास्थ विश्वविद्यालय की कुलपति के रूप में कार्य कर रही हैं। मैम का सिद्धांत है, विश्वविद्यालय वो है जहां पर छात्र खुद को अभिनव प्रौद्योगिकी प्रेमी नागरिकों के रूप में विकसित करे। मैम की अनेक परिभाषाएं हैं जो मैम ने अपनी दृष्टि से गढ़ी हैं और रची हैं। मैम का मुख्यभूत 4 सिद्धांत मैम ने अपने जीवन में धारण किए और वो हमें उन सिद्धांतों के माध्यम से प्रेरित भी करती हैं। अधिगमः, सीखना, अनुसंधानम, और आज इस अनुसंधान कार्यशाला में हमें संबोधित करने पधारी हैं, और नवाचार, और सबसे अंतिम मैम का जो सिद्धांत है चौथा, वो अनुकूल वातावरण निर्माणम। अपने अनुकूल वातावरण को निर्माण करके अपने जैसे सकारात्मक जो ऊपर के 4 सोपान बताए उनके अनुसार उनको आधारित करना। और एक मैम की बहुत बड़ी जो समाज में कुरीति व्याप्त है, उसके खंडन में मैम कहती हैं, हमें नकारात्मकता की बात नहीं करनी, हमें नकारात्मकता को समाप्त करने में अपनी ऊर्जा खत्म करने की अपेक्षा सकारात्मकता, आशा, शक्ति और प्रसन्नता के विकास की रेखा बनाने का प्रयत्न करना चाहिए। ऐसी जो सकारात्मक ऊर्जा की शोध हमारी पूज्या जननायक चंद्रशेखर विश्वविद्यालय की कुलपति प्रोफेसर कल्पलता पांडे जी मैम का मैं पुनः अपने विश्वविद्यालय श्री लाल बहादुर शास्त्री राष्ट्रीय संस्कृत विश्वविद्यालय पक्ष से, शिक्षण अधिगम केंद्र के पक्ष से, और अपनी पूज्या हम सबकी प्रेरणा स्रोत जो ऐसी दिव्य विभूतियों को हमारे सामने प्रस्तुत करती हैं, ऐसी हमारी सबकी मान्या प्रोफेसर अमिता पांडे भारद्वाज मैम और के पक्ष से मैं मैम का हार्दिक अभिनंदन, स्वागत और वंदन करता हूं, और बीच में विघ्नभूत ना होते हुए मैम के चरणों में निवेदन करता हूं, इस अवसर पर हम सबका मार्गदर्शन कर अनुग्रहित करें। प्रोफेसर कल्पलता पांडे मैम। धन्यवाद परमेश कुमार शर्मा जी, आपने ऐसा परिचय दिया जो मैं खुद भी नहीं जानती थी अपने बारे में, इसलिए अनेक धन्यवाद आपको। और इस कार्यक्रम जो चल रहा है बहुत ही अच्छा कार्यक्रम है, जिसमें श्री लाल बहादुर शास्त्री नेशनल संस्कृत यूनिवर्सिटी के द्वारा जो ये ऑर्गेनाइज किया गया है 10 दिवसीय कार्यक्रम, उसके 9वें दिन और 25वें सत्र में मैं यहाँ पर समुपस्थित होकर इससे जुड़कर अपने को अत्यंत गौरवान्वित महसूस कर रही हूँ। और प्रोफेसर अमिता भारद्वाज जी
मेरी बहन भी हैं छोटी, और बहुत गर्व होता है इन पर। विद्यार्थी भी मेरी रह चुकी हैं, इसलिए बहुत गर्व है कि आप बहुत अच्छी तरह से इसको संचालित कर रही हैं। और मैं पहले भी 1-2 बार मैंने यहाँ पर अपना व्याख्यान दिया है, और मुझे बहुत ही आनंद का अनुभव हुआ है जब मैंने यहाँ पर व्याख्यान प्रस्तुत किया है। बहुत अच्छा ऑडियंस मिला है और बहुत अच्छे लोग, प्रतिभागी बहुत अच्छे मिले हैं, और मुझे पूरा विश्वास है कि इस बार भी जो प्रतिभागी होंगे वो अवश्य ज्ञान को पाने के लिए ज्ञान पिपासु होंगे, और निश्चित रूप से वो जानना चाहेंगे कि शोध के विषय में अन्य और क्या ज्ञान है जो कि बचा हुआ है, या जो है हमारे पास लेकिन उसको फिर से रिविजिट करें, वहां पर जाने की बात सोचेंगे। मैं समय अधिक न लेकर मैं अपनी बात आरंभ करती हूँ। और क्योंकि ये 9वां दिन है और 10 दिवसीय कार्यशाला का अगर वस्तु कहा जाए तो ये एक तरह से अंतिम दिन है, लास्ट डे तो वैलिडिक्टरी ही ज्यादा होता है। तो इस दिन मैं सारे प्रतिभागी जितने भी हैं उनको, और जो लोग भी इसे सुन रहे हैं, जो लोग भी इससे लाभ उठा रहे हैं, या जो लोग भी इससे जुड़े हुए हैं, उन सबको पहले मैं उनके अंदर के जो अध्यापक हैं उसको मैं सादर नमन करती हूँ, उन्हें प्रणाम करती हूँ। मैं बात करती हूँ रिसर्च की। मुझे केस स्टडी पर ही बात करनी है, लेकिन मैं थोड़ा शुरू करना चाहती हूँ कि रिसर्च है क्या। आप सब जानते हैं, लेकिन यहाँ एक डेफिनेशन के माध्यम से कि रिसर्च क्या चीज है। कई बार क्या होता है कि रिसर्च को हम लोग संधि विच्छेद कर देते हैं, रिसर्च ऐसे कह देते हैं। ये एक शब्द है रिसर्च, और इसके अंतर्गत रिसर्च भी होता है, पर रिसर्च ही रिसर्च है ऐसी बात नहीं है। रिसर्च बिना री के भी काम कर सकता है। सर्च है, वस्तुतः ये एक सर्च है। क्या चीज है? हम तो बहुत चीजें देखते हैं, हर जगह देखते रहते हैं, सब कुछ हमारी दृष्टि से जाता रहता है। लेकिन अगर मैं आपसे आज पूछूं कि आप जब सवेरे आ रहे थे अपने विश्वविद्यालय तो कितने लोग ऐसे थे जिन्होंने नीले रंग की जर्सी पहनी थी? अगर मैं आपसे पूछूं तो आप कहेंगे कि पता नहीं, याद नहीं है, 3, 4, 5, या आप कह देंगे 6 पहनी थी और अड़ जाएंगे कि 6 ही पहनी थी। उसका कोई प्रमाण आप प्रस्तुत नहीं कर सकते। अगर आप उसको रिसर्च की दृष्टि से देखेंगे तो मैं कहूंगी कि कल जब आप आएंगे रास्ते में तो आप ऑब्जर्व कीजिए कि कितने लोगों ने नीली जर्सी पहनी थी, और तब आप बताएंगे कि मैडम इस मोड़ पर ये मिले थे, उस मोड़ पर मैं मिले थे। वो नीला फोटो भी खींच सकते हैं आप, और आप उसको एक प्रामाणिक ढंग से प्रस्तुत कर सकते हैं। तो रिसर्च जो है वो किसी भी चीज की सिस्टमैटिक इंक्वायरी है, और उस सिस्टमैटिक इंक्वायरी किसकी है? जिसको आपने देखा, घटना है, व्यक्ति है, वस्तु है, विचार है, संस्था है, कुछ भी जिसको आपने अनुभव किया, देखा उसको, अनुभव भी नहीं देखा जिसको, और देखने के बाद उसकी अच्छी तरह से आपने विश्लेषण, संश्लेषण सब कुछ किया, और उसके बाद आप उसके बारे में बता सकेंगे, बता सकने में समर्थ हुए, उसको समझा सकने में समर्थ हो गए, उसके बारे में आप ये बताने में समर्थ हो गए कि आगे भविष्य में क्या हो सकता है, और स्थिति को नियंत्रित, जैसे आपने फोटो भी खींच लिया, ये भी कर लिया, वो भी कर लिया, या किसी एक्सपेरिमेंट के थ्रू आपने किया, तो उसको कंट्रोल करने में भी यदि आप समर्थ हो गए तब उसे रिसर्च कहेंगे। अर्थात रिसर्च क्या है? किसी भी फिनोमेना को जिसको आप देख रहे हैं उसकी इंक्वायरी करना, उसके बारे में इंक्वायरी करके डिस्क्राइब करना, एक्सप्लेन करना, उसके बारे में प्रिडिक्ट करना और कंट्रोल करना। अगर ये 4 शर्तें पूरी कर लेता है तब रिसर्च हो सकता है। कंट्रोल केवल एक्सपेरिमेंटल स्टडीज के रूप में कंट्रोल करना नहीं, उतना स्ट्रिक्ट कंट्रोल नहीं, लेकिन स्थिति को अपने नियंत्रण में रखना भी कंट्रोल के अंतर्गत आ सकता है। अब है क्या इसकी विशेषताएं होती, मैं बहुत संक्षेप में इसको लेकर चलूंगी क्योंकि ये सब आप लोगों ने पढ़ा हुआ है। इसमें इंडक्टिव और डिडक्टिव दोनों मेथड से रिसर्च हो सकती है, और हमेशा यह ध्यान रखें कि रिसर्च का आधार हमेशा एक रीजनिंग, एक तर्क होना चाहिए कि आप जो बात कह रहे हैं उसके पीछे तार्किक आधार क्या है, आप किस आधार पर ये बात कह रहे हैं कि ये सच है और यही सच है क्योंकि ये प्रमाण हमारे पास है। और दूसरी बात, रिसर्च जब भी होती है तो एक्चुअल ऑब्जर्वेशन और नेचुरल सेटिंग में होती है, जो आप विशिष्ट जहां आप देख रहे हैं, जहां प्रत्यक्ष अनुभव कर रहे हैं, वहां पर रिसर्च होती है। दूसरी बात, तीसरी बात ये भी कैरेक्टरिस्टिक्स की हो सकती है कि जब भी आप जिस चीज के विषय में खोज करने जा रहे हैं उसके अंदर तक उतरना है, डाइव करना है, एकदम जितना डिगिंग हो सके उतनी डिगिंग करनी है, इन डेप्थ एनालिसिस करनी है कि जो आप डेटा आपने कलेक्ट किया है उसकी ऐसी एनालिसिस करें जिससे कि आप एक मजबूती के साथ उसका
बता सकें, समझा सकें। दूसरी बात, रिसर्च कभी भी कुछ भी देख लेने के बाद एज इट इज आप प्रस्तुत नहीं कर सकते हैं, उसकी एनालिसिस भी करना, उसको विश्लेषण करना उसका आवश्यक है कि यदि आप इस चीज को कह रहे हैं, ये परिणाम अगर आप दे रहे हैं, तो उसमें एम्बिग्युइटी से बचने के लिए, गलत ना हो, भ्रामक ना हो, इससे बचने के लिए आपको एक विश्लेषणात्मक दृष्टि भी अपनी रखनी पड़ेगी, और ये भी आप जानेंगे कि इसको विश्लेषण किस आधार पर किया गया है, और वो आधार लॉजिकल है कि नहीं, वैज्ञानिक है कि नहीं, साइंटिफिक इंक्वायरी है कि नहीं। एक बात और इसकी कैरेक्टरिस्टिक मजबूत जरूरी होती है, एक्यूरेसी होनी चाहिए रिसर्च में। बहुत इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है ये कि एक्यूरेसी, जो आप कह रहे हैं सटीक हो, जो बात आप कहें एकदम एक्यूरेट हो, उसमें कहीं इधर उधर जाने माने की बात नहीं है। जैसे जब आप लेबोरेटरी में कोई रिसर्च करते हैं तो हम सब कंट्रोल कर लेते हैं, ये भी कंट्रोल, ये भी कंट्रोल, ये भी कंट्रोल, और तब हम इंडिपेंडेंट वेरिएबल और डिपेंडेंट वेरिएबल देखते हैं। इंडिपेंडेंट वेरिएबल का इफेक्ट जो है वो डिपेंडेंट वेरिएबल पर देखते हैं, और उसमें हम ये तय करते हैं कि यही टूल लगेगा, अगर इस टूल से काम नहीं होगा तो दूसरा वाला एक्सटेंडेड फॉर्म क्या हो सकता है। ये सारी बातें हम अच्छी तरह से सोचने के बाद ही रिसर्च हम कर सकते हैं, और जब ये सारी चीजें नहीं होती हैं तो वो रिसर्च नहीं होती, बाकी चाहे जो कुछ भी हो, वही रिसर्च वाली बात हो जाती है, लेकिन वो पक्की बात नहीं होती है। नेक्स्ट टाइप्स ऑफ रिसर्च, मैंने इसको यहाँ मैं आपसे मैं पहले ही कहा है मैंने कि बहुत जल्दी ये केवल एक आपके अंदर जो प्रीवियस नॉलेज को अभी नए नॉलेज के साथ जोड़ने के लिए मैं कर रही हूँ। टीचर हूँ इसलिए बिना ये किए आगे बढ़ नहीं पाती हूँ। बेसिक रिसर्च या फंडामेंटल रिसर्च के बाद जो होती है, उसमें रिसर्च में नॉलेज को बढ़ाने के लिए या नॉलेज को जनरेट करने के लिए या नॉलेज का बहुत अच्छा विस्तार करने के लिए हम बेसिक रिसर्च या फंडामेंटल रिसर्चेस करते हैं। इन रिसर्चेस में जो भी वर्तमान ज्ञान है उसमें भी वृद्धि होती है और नवीन ज्ञान भी इससे उपजता है। अब ये जो नवीन ज्ञान उपजा है या जो हमारी समस्याएं हैं या जो रियल लाइफ प्रॉब्लम है वो कैसे सॉल्व होंगी, तो वो अप्लाइड रिसर्च के द्वारा। जो आपने ज्ञान प्राप्त किया है, जो आपने प्रीवियस रिसर्चेस से जाना है, जो आपने कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप देखी है, जो आप एक्स पोस्ट फैक्टो के द्वारा फ्रॉम आफ्टर द फैक्ट कॉजल कंपैरेटिव नेचर के जो रिसर्चेस हैं उनसे जो जुड़ी हुई चीजें होती हैं वो अप्लाइड रिसर्च के अंतर्गत आती हैं। इसमें ये देखते हैं कि किस तरह से प्रैक्टिकल प्रॉब्लम्स को सॉल्व करें। तीसरी जो बात यहाँ पे महत्वपूर्ण है वो है प्रॉब्लम ओरिएंटेड रिसर्च। प्रॉब्लम ओरिएंटेड रिसर्च का अर्थ है कि ऐसे कुछ कई बार क्या होता है कि हमको यही नहीं पता चलता कि हमारी समस्या क्या है और हम रिसर्च करते चले जाते हैं। तो यहाँ पर हम ये देखते हैं कि जो प्रॉब्लम है हमारी, एग्जैक्ट नेचर ऑफ प्रॉब्लम क्या है, क्या सच में समस्या किस प्रकार की है, क्या प्रकृति है उसकी। कई बार हमारी रिसर्च के लिए सर्वे जरूरी होता है और हम एक्सपेरिमेंटल में चले जाते हैं, कई बार एक्सपेरिमेंटल जरूरी होता है, उसको केस स्टडी में चले जाते हैं क्योंकि प्रॉब्लम ही नहीं समझते। तो इसमें प्रॉब्लम समझ के और उसका रिलेवेंट सोल्यूशन देने के लिए बारे में ज्यादा सोचा जाता है। ऐसी भी रिसर्चेस होती हैं। फिर प्रॉब्लम सॉल्विंग रिसर्चेस, ये कैसे होती हैं, जैसे कोई जगह है, कहीं बहुत अधिक दिक्कत है, कॉलेज स्कूल्स में है, एक्शन रिसर्चेस के रूप में दिक्कत है और उसको सॉल्व करना है और उसकी जो सोल्यूशन है उसको जनरलाइज नहीं भी किया जा सकता, किया भी जा सकता है, ज्यादातर केसेस में नहीं किया जा सकता है। आपकी प्रॉब्लम है और आपको उसको सॉल्व करना है, उसके लिए जो है वो अप्लाइड रिसर्चेस प्रयोग की जाती हैं और जो एग्जिस्टिंग प्रॉब्लम्स हैं उसको सॉल्व किया जाता है। जो ये अंतिम है क्वालिटेटिव रिसर्च, ये हमारे केस स्टडी के साथ जुड़ी हुई है। इसमें मुख्य रूप से इंक्वायरी को महत्व दिया जाता है, ऑब्जर्वेशन को महत्व दिया जाता है, आंखों देखी को महत्व दिया जाता है। आपने स्वयं जो अनुभव किया है, जो अनुभूत है, इन डेप्थ अंडरस्टैंडिंग ऑफ द प्रॉब्लम जहां पर है, जहां आप समस्या को पिन पॉइंटेड करके उसके बारे में पूरा अच्छी तरह से जान पा रहे हैं, ऐसी जगह जो ऐसी रिसर्च होती हैं ये क्वालिटेटिव होती हैं रिसर्चेस और हमेशा ये नेचुरल सेटिंग में देखी जाती है। अब इसमें जो क्वालिटेटिव रिसर्चेस क्या खासियत होती है, इसमें ज्यादातर ये कन्वर्सेशनल मेथड का प्रयोग किया जाता है, वार्तालाप, बातचीत, संवाद। पार्टिसिपेंट्स जो हैं उनसे विभिन्न प्रकार के प्रश्न पूछे जाते हैं, ज्यादातर ओपन एंडेड क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, ऐसे प्रश्न जिसका उत्तर बंधा हुआ नहीं है। जैसे आपने एक प्रश्न पूछा, 4 उत्तर है उसमें से देना है, वो नहीं। यहाँ पर आपको कहा जाता है कि आप ये परिस्थिति आपके सामने क्यों उत्पन्न हुई, आप इस तरह का
व्यवहार जो कर रहे हैं उसके पीछे कारण का, डायरेक्ट क्वेश्चंस नहीं, इस तरह से कि आपने आज इस तरह ऐसा क्यों ऐसे उदास हैं आप, अब वो बताएगा कि कैसे उदास हैं, क्या कारण है, ये जो है ये इस तरह से क्यों नहीं हो पा रहा है, तो बताएगा इस कारण से नहीं हो पा रहा है, आप क्या समझते हैं कि ये क्यों ऐसा हो रहा है, वो बताएगा। द रिस्पॉन्सेस कलेक्टेड आर एसेंशियली नॉन न्यूमेरिकल। बहुत इंपॉर्टेंट बात है कि जो इसमें रिस्पॉन्स होते हैं हमेशा क्वालिटेटिव रिसर्च जो है वो गुणात्मक होती है, परिमाणात्मक बनाया जा सकता है बाद में। किसी भी परिमाण क्वांटिटेटिव डेटा को क्वालिटेटिव डेटा उसके आधार पर किया जा सकता है, क्वांटिटेटिव डेटा को क्वालिटेटिव नहीं बनाया जा सकता है, लेकिन क्वालिटेटिव डेटा को क्वांटिटेटिव बनाया जा सकता है अगर उसको एनालिसिस में आवश्यकता है। तो इसको भी बहुत अच्छी तरह से समझना पड़ेगा। और दूसरी चीज इसमें यह भी रिसर्चर देखता है कि पार्टिसिपेंट क्या सोच रहा है और वो क्यों इसी तरह से सोच रहा है, कोई दूसरी तरह से वो क्यों नहीं सोच रहा है, कैसे पता चलेगा? कन्वर्सेशन के द्वारा, बातचीत के द्वारा, पार्टिसिपेंट के द्वारा, पार्टिसिपेंट ऑब्जर्वेशन के द्वारा, जिसको मैं आगे आपसे बात करूंगी। तो ये भी चीजें इसके अंदर महत्वपूर्ण है। फिर है क्या इसका क्वालिटेटिव मेथड्स कौन कौन से होते हैं, इसके अंतर्गत एक शॉर्ट में मैंने बात की है यहाँ 1-to-1 इंटरव्यू। आप ट्रेन में, पता नहीं आप लोगों को ऐसा अनुभव है कि नहीं, जब आप ट्रेन में जाते हैं और अकेले जाते हैं तो बड़ी समस्या हो जाती है। जब सब सीट्स वीट्स ठीक से मिल जाती हैं, सामान सब सेट हो जाता है, और उसके बाद जब मेरा अनुभव है इसलिए मैं आपको बता रही हूँ कि वहां पर एक बैठ जाती है, एक महिला आपके बगल में बैठी है, हाँ तो आप अकेले जा रही हैं? हाँ अकेले जा रहे हैं। छोड़ने कौन आए थे आपके? तो ये तो भाई आए थे। अच्छा शादी नहीं की आपने? पति कहाँ रहते हैं आपके? शादी नहीं किए। अच्छा शादी नहीं की, ओहो। और अब शादी नहीं की है माने वो आपके जीवन के गूढ़तम पक्षों को भी जानने के लिए एकदम परेशान हो जाएंगे, और जब तक यात्रा समाप्त न हो जाए तब तक वो आपसे प्रश्न पूछना रोकेंगे नहीं, चलता ही रहेगा प्रश्न, चलता ही रहेगा प्रश्न, और उसके आधार पर वो सूचनाएं एकत्र करने की कोशिश करते हैं। ये तो मैं सामान्य बात बता रही हूँ, लेकिन अगर आप रिसर्च की दृष्टि से देखें तो 1-to-1 इंटरव्यू में हमेशा पार्टिसिपेंट्स के साथ जुड़ा जाता है, और पार्टिसिपेंट्स के साथ जो रिसर्चर है वो जुड़ता है, और जुड़ के उनसे ऐसे प्रश्नों से सामान्य बातचीत की भाषा में, संवाद की भाषा में बात करता है उनसे, और बात करके उनसे बहुत सी ऐसी सूचनाएं एकत्र कर लेता है जो पता भी नहीं चलता कि बातचीत में कौन कौन सी सूचनाएं एकत्र हुई, और उसके आधार पर एक इन्फरेंस या एक परिणाम एक उसके आधार पर एक निकाल लेता है। तो 1-to-1 इंटरव्यू एकदम पूरी तरह से इनफॉर्मल होता है और कन्वर्सेशनल होता है, अनस्ट्रक्चर्ड होता है, और आराम से उस पर व्यक्ति बात कर लेता है। इस तरह से फोकस ग्रुप्स हैं। फोकस ग्रुप्स में छोटे छोटे ग्रुप्स बनते हैं, 6 से 10 पार्टिसिपेंट्स उसमें हो सकते हैं, और ज्यादातर एक्सपर्ट होते हैं सब्जेक्ट मैटर में। वहां एक मॉडरेटर भी होता है जो असाइन करता है, जो डिस्कशन को फैसिलिटेट करता है, और डिस्कशन के आधार पर शुरुआत कर देगा। डिस्कशन कहीं कमजोर पड़ रहा है तो कुछ और एक बीच में बोल देगा, और इस तरह से डिस्कशन के आधार पर विभिन्न समस्याओं का समाधान या विभिन्न व्यक्ति के बारे में जानकारी प्राप्त की जाती है। नेक्स्ट, एथनोग्राफिक रिसर्च। ये जो रिसर्च होती है ये क्वालिटेटिव रिसर्च की एक महत्वपूर्ण रिसर्च है। एंथ्रोपोलॉजी में ज्यादा होती है, ये एथनोग्राफिक इंक्वायरी की भी बात हम करते हैं। तो ये इसमें क्या होता है कि जो व्यक्ति होता है उसको एक नेचुरल एनवायरनमेंट में, जो प्राकृतिक अवस्था, जो सच में रहता है, जैसे वो रहता है उस एनवायरनमेंट में, जैसे आप किसी गांव का किसी ट्राइबल एरिया में आप गए और आपको पता चले ट्राइबल एरिया में जो गए हैं उनका कल्चर क्या है, उनके रहने का ढंग क्या है, उनकी सोच क्या है, वो अगर आपको जानना है तो आप उस ट्राइबल एरिया में जाएंगे, वहां जाके लोगों के साथ घुल मिल जाएंगे, और नॉर्मल सेटिंग में डेली लाइफ जो उन लोग की है पीपल की, उनके साथ बैठेंगे, बात करेंगे, उनसे एक सामंजस्य स्थापित करेंगे, और आप साथ में ऑब्जर्व करते रहेंगे कि क्या क्या ये व्यक्ति यहाँ पर करते हैं, किस तरह की बातचीत है, क्या व्यवहार है इनका। इसके आधार पर आप जो है वो रिसर्च करके उस स्पेसिफिक ग्रुप के बारे में जानकारी एकत्र करेंगे। तो एथनोग्राफिक इंक्वायरी ज्यादातर एंथ्रोपोलॉजी के क्षेत्र में भी होती है, और अभी तो बहुत ही एथनोग्राफिक इंक्वायरी का बहुत नाम है, बहुत अच्छी रिसर्च मानी जाती है। नेक्स्ट है टेक्स्ट एनालिसिस। ये क्या होता है, इसको थोड़ा टेक्स्ट एनालिसिस में क्वालिटेटिव में भी और क्वांटिटेटिव दोनों में भी यूज होता है, कई बार कंटेंट एनालिसिस के रूप में भी देखा जाता है। इसमें क्या होता है कि जो डॉक्यूमेंटेशन है, जो डॉक्यूमेंट्स हैं, जो अभिलेख हैं,
उसको गंभीरता से पढ़ा जाता है। अभिलेखों का और जो टेक्स्ट हैं और जो दूसरे सूचना के संग्रहण के केंद्र हैं और आदेश हैं और जो गवर्नमेंट की तरफ से कुछ निकला हुआ है कुछ, या गवर्नमेंट के अतिरिक्त भी कोई ऐसा आपके पास कोई डॉक्यूमेंट है, उसकी जब एनालिसिस करते हैं और उसके आधार पर कुछ सूचनाएं एकत्र करते हैं तो वो टेक्स्ट एनालिसिस के अंतर्गत आती है। नेक्स्ट है केस स्टडी, जिस पर हम लोग को आज फोकस करना है। केस स्टडी क्या है? ये हमेशा किसी भी ऑर्गेनाइजेशन, देखिए केस का जब नाम होता है तो केस का मतलब कोई एक व्यक्ति नहीं होता। कई बार क्या होता है जब हम केस स्टडी की बात करते हैं तो किसी एक व्यक्ति के साथ जोड़ देते हैं। व्यक्ति नहीं है केस स्टडी, व्यक्ति भी हो सकता है, इवेंट भी हो सकता है, इंस्टीट्यूशन भी हो सकता है, किसी एक छोटा समुदाय उसका भी कर सकते हैं, और यदि हम चाहें तो किसी विचारधारा के बारे में भी हम, जैसे कुछ लोग हैं उस विचारधारा से संबंधित है, उनकी भी एनालिसिस कर सकते हैं। कुछ लोग, छोटा ग्रुप, बड़ा ग्रुप इसमें नहीं हो सकता। ये जो रिसर्च है ये ज्यादातर एजुकेशन में यूज होती है, फिलोसॉफिकल स्टडीज में, साइकोलॉजी में भी यूज होती हैं और मैनेजमेंट में भी यूज होती हैं। जब किसी इंस्टीट्यूशन या किसी कंपनी या कुछ इस तरह की स्थिति जब हो जाती है कि वहां पर जरूरत होती है प्रॉब्लम सॉल्विंग की, तो वहां पर भी केस स्टडी जरूरत, या कोई बहुत स्पेसिफिक काम किसी ने किया है तो वहां पर भी केस स्टडी की जरूरत पड़ती है। यहाँ पर जो अंतिम लाइन लिखी हुई है इसमें, इन्वॉल्व्स अ डीप डाइव इनटू ऑनगोइंग रिसर्च एंड कलेक्टिंग डेटा। डीप डाइव केस स्टडी जो है वो बहुत ज्यादा पिन पॉइंटेड, स्पेसिफिक, एकदम टॉपिक से जुड़ी हुई, एकदम अर्जुन की चिड़िया की आंख की तरह से है, समझ लीजिए कि वहां जाकर आप उतरते हैं और उसके बारे में एक एक सूचनाएं, जितनी भी आपको मिल सकती हैं सूचनाएं, वो सब सूचनाएं आप एकत्र करते हैं और उसके आधार पर ऑब्जेक्टिवली कोशिश करते हैं आप कि ऑब्जेक्टिवली जो बात आप कहें वो लोगों के सामने आ जाए। इस तरह से रिपोर्ट लिखते हैं, इस तरह से करते हैं। कई विधियों का प्रयोग करते हैं, मैं बाद में बताऊंगी आपको कि कई विधियों का प्रयोग करते हैं और उसके आधार पर आप निकालते हैं कि क्या किया जाना चाहिए, क्या ये व्यक्ति है, क्या समस्या है, या किस प्रकार का ये व्यक्ति या वस्तु या इंस्टीट्यूशन या कंपनी या जो भी आपका केस है। कंपनी भी एज अ केस हो सकती है, कोई छोटी कंपनी भी एज अ केस हो सकती है, एक व्यक्ति भी एज अ केस हो सकता है, कोई हिस्टोरिकल बिल्डिंग भी एज अ केस हो सकती है, कुछ भी केस हो सकता है, कोई एक छोटा स्पेसिफिक। नेक्स्ट, ये जो केस स्टडी मेथड है ये क्वालिटेटिव एनालिसिस का एक फॉर्म है और इसमें केयरफुल एंड कंप्लीट ऑब्जर्वेशन ऑफ एन इंडिविजुअल और ए सिचुएशन और एन इंस्टीट्यूशन इज डन। मैंने तीनों बात इसमें कही है। देखिए, इंडिविजुअल जिसकी मैं बात कर रही थी, कोई परिस्थिति और कोई संस्था, तीनों का एक केयरफुल एंड कंप्लीट ऑब्जर्वेशन होना चाहिए। मैं इस बात को फिर से अंडरलाइन करती हूँ, केयरफुल एंड कंप्लीट ऑब्जर्वेशन। आप केस स्टडी को ऐसे नहीं कह सकते कि तो कुछ दम ही नहीं है इसमें, कुछ भी चलो यहाँ से डेटा कलेक्ट कर लो, वहां से कर लो और उसके आधार पे कर दो। बायस्ड डेटा हो सकता है। कई बार क्या होता है कि हम जल्दीबाजी में करते हैं कलेक्ट और हमको उसका महत्व समझ में नहीं आता केस स्टडी का, और कई बार जो हम स्थिति को सुधारना है, प्रॉब्लम को सॉल्व करना है, तो प्रॉब्लम और जनरेट कर देते हैं। तो इसको एकदम अच्छी तरह से देखिए, इसमें लिखा हुआ है कि ईच एंड एवरी एस्पेक्ट ऑफ कंसर्निंग यूनिट, एक प्रत्येक एस्पेक्ट को बहुत अच्छी तरह से देखना है और विथ माइन्यूट डिटेल्स। कहीं भी कुछ भी जब आप करेंगे या इन्फ्रेंस बताएंगे डेटा के आधार पर, तो वहां पर आपको ये ध्यान रखना पड़ेगा कि उसके पहले आपका जो ऑब्जर्वेशन है वो पूरी तरह से माइन्यूट डिटेल्स के साथ हो, कोई भी छोटी चीज को छोड़ना नहीं है, इसको ध्यान रखा जाना चाहिए। नेक्स्ट, अब क्या इसकी खासियत होती है, केस स्टडी मेथड की कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होती है? इसके लिए इस मेथड में एक सिंगल यूनिट भी हो सकता है और मोर ऑफ सच यूनिट्स हो सकते हैं। इसमें सिचुएशन को भी लिया जा सकता है और इन सब के बारे में जो है वो एक और कोई, देखिए जब हम बात करते हैं, आपने सुना होगा, पियाजे का नाम सुना होगा, और जब पियाजे ने अपनी रिसर्च को प्रस्तुत किया तो उनका जो सैंपल था वो बहुत छोटा था, 3 बच्चे थे और 3 बच्चों के आधार पर उन्होंने अपनी स्टडी को दिया और बहुत ही वॉल्यूम्स ऑफ बुक्स लिखी और उसके बाद उनका अभी भी उसको डिस्कार्ड करने की बात कोई नहीं कहता। तो यहाँ पर जो स्टडी सिलेक्ट की जाती है वो बहुत इंटेंसिवली उसको देखा जाता है, उसको गंभीरता से इसको ध्यान दिया जाता है और उसके बाद सारे फैक्ट, सारे फेसेट्स
जितने तरह की सूचनाएं, जितने प्रकार से उसकी सूचनाएं एकत्र की जा सकती हैं, वो सारी सूचनाएं एकत्र की जाती हैं, जिससे कि जो है वो अच्छी तरह से केस स्टडी की जा सके। नेक्स्ट प्लीज। जो केस स्टडी का, इसमें म्यूचुअल इंटर रिलेशनशिप ऑफ कॉजल फैक्टर्स, इंपॉर्टेंट बात है कि क्यों किस तरह का बिहेवियर हो रहा है, एक व्यक्ति जो है वो बिहेव कर रहा है, उसके पीछे कॉजल इफेक्ट रिलेशनशिप क्या है, दोनों क्या, ऐसे कौन कौन से फैक्टर्स हैं, ऐसे कौन कौन से कारक हैं जिनके कारण इस प्रकार का व्यवहार व्यक्ति कर रहा है, और क्या क्या कहाँ चीजों को, कौन सी चीजें हैं जो प्रभावित कर रही हैं, इसको भी देखता है। फिर इस मेथड में जो है वो हमेशा ध्यान रखिए कि ये मेथड जो है वो क्वालिटेटिव होता है, क्वांटिटेटिव नहीं होता। इसमें केवल क्वांटिटेटिव इंफॉर्मेशन नहीं कलेक्ट की जाती है, जैसे और रिसर्चेस में होता है कि केवल क्वांटिटेटिव, आपने टेस्ट दे दिया, उसको स्कोर कर दिया, उसके आधार पे आपने एनालाइज कर दिया, टी लगा दिया, या कोरिलेशन या नॉन पैरामेट्रिक लगा लिया, और उसके बाद एक रिजल्ट आ गया, और रिजल्ट के आधार पे आपने कह दिया कि घोड़ा और गधा जो है अगर वो 6 फीट 3 इंच का होगा तो वो जरूर इंटेलिजेंट होगा। कई बार ऐसी रिसर्च होती है कि हम इस तरह के अपने रिसर्चर्स की स्थिति को अगर आप कभी एनालाइज कीजिए तो इस तरह की स्थिति हो गई है कि कोई भी 2 वेरिएबल हम लाते हैं, जिन वेरिएबल्स में कोई सिर पैर नहीं होता कि उनको आपस में मिलाया जाए या कोरिलेट करने लायक है भी कि नहीं। अगर कोई बहुत गोरा होता है तो वो बहुत बुद्धिमान होगा। अमिता जी से क्षमा मांगते हुए मैं कह रही हूँ कि इस तरह का भी एक हो सकता है कि जरूरी नहीं है कि कलर के साथ जो है वो बुद्धिमत्ता भी जुड़ी हुई होती है, यहाँ दिख रही है, लेकिन वैसे केसेस में ज्यादातर कलर के साथ बुद्धिमत्ता जुड़ी नहीं। ऐसे रिसर्चेस नहीं होनी चाहिए कि आप कहीं से भानुमति का कुनबा जोड़ दें, इसको भी ध्यान रखा जाना चाहिए। और जो क्वांटिटेटिव रिसर्चेस में हो रही है, एक बहुत बड़ी दिक्कत की बात है कि आप जब रिसर्च कर रहे हैं तो उसमें इस तरह की स्थिति पे पहुंच जा रहे हैं। फिर जो केस स्टडी मेथड है, इसमें बिहेवियर पैटर्न ऑफ द कंसर्निंग यूनिट इज स्टडीड। आप ये देखते हैं कि उसका बिहेवियर कैसा है, किस तरह से वो बात कर रहा है, सामने देख रहा है आपके, इनडायरेक्टली नहीं, कोई एब्स्ट्रैक्ट नहीं, कोई कल्पना नहीं है वहां पर आप जो सामने दिख रहा है उसे ही उसी के आधार पर आप एनालिसिस करते हैं, और उसी के आधार पर आप ये तय करते हैं कि इस केस में क्या बातें हैं, क्या कॉजेस हैं, कौन से कॉजल फैक्टर्स हैं जिसका इफेक्ट पड़ रहा है। सीधे कहीं इधर उधर नहीं। अब यहाँ जरूरी तब क्या हो जाता है कि आपकी दृष्टि बहुत पैनी होनी चाहिए, आपकी दृष्टि उस पर पड़नी चाहिए जो रेलेवेंट है, उस पर नहीं पड़नी चाहिए जो इरेलेवेंट है। तो इसको भी बहुत अच्छी तरह से ध्यान देना पड़ेगा। और जब आपने स्वयं देखा है कोई चीज, स्वयं करके जाना है, तो उस चीज में जब वो ज्यादा जो नॉलेज होता है, उससे जनरलाइज जो होता है वो ज्यादा रिचर होता है, ज्यादा अच्छा माना जाता है। नेक्स्ट, अब है मेजर फेजेस इन्वॉल्व इन केस स्टडी। इसमें कौन कौन सा फेजेस क्या क्या होते हैं। सबसे पहले क्या होता है कि आप जो फिनोमेना है, जो घटना है, जो इन्वेस्टिगेट जिसे आप करना है, जो यूनिट है जिसके बारे में आपको जानना है, उसको पहचानिए और उसको निर्धारित करिए, तय कीजिए भाई यही है, फोकस्ड, एकदम इधर उधर नहीं जाना है, फोकस्ड की इसी बिंदु पर हमको रिसर्च करना है, इधर उधर नहीं जाना है, फोकस्ड की कलेक्शन ऑफ डेटा, एग्जामिनेशन एंड हिस्ट्री ऑफ द गिवन फिनोमेना। अब जो आपको जिस पर रिसर्च करना है उससे आधार पर आप डेटा कलेक्ट कीजिए, उसको डेटा का परीक्षण कीजिए और उसके बारे में जानकारी और भूत भविष्य वर्तमान की जानिए। जब केस स्टडी शब्द आ जाता है तो ये एक बहुत वृहद शब्द हो जाता है, इसमें केस हिस्ट्री भी आ जाती है और भविष्य की जो प्लानिंग है वो भी आ जाती है। तो जब केस हिस्ट्री कहते हैं तो हमेशा भूत में चले जाते हैं, विगत, लेकिन जब केस स्टडी की बात करते हैं तो हम इन तीनों को, तीनों भूत भविष्य वर्तमान, तीनों को एक साथ रखते हैं, क्योंकि जो केस स्टडी का इन्फ्लुएंस है वो भविष्य में भी लागू हो सकता है, होता है। तो इसलिए हमको ये देखना। और लास्ट में इसका जो तीसरा बिंदु है वो है डायग्नोसिस एंड आइडेंटिफिकेशन ऑफ कॉजल फैक्टर्स, जिसकी हम लोग बात कर रहे थे कि आप डेटा कलेक्ट करेंगे, एग्जामिनेशन करेंगे उसका डेटा का, और उसके आधार पर आप डायग्नोस करेंगे और आइडेंटिफाई करेंगे कि कौन से ऐसे कॉजल फैक्टर्स हैं जो कि महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहे हैं। उसके बाद जो आप रेमेडियल मेजर्स हैं, जो उसको सुधारने के लिए जो बात कर रहे हैं, ट्रीटमेंट थेरेपी है, उसकी बात आप करेंगे, स्टेप्स टू बी फॉलोड। नेक्स्ट, इसमें केस स्टडी करते समय कौन कौन सा स्टेप फॉलो करना चाहिए। सबसे पहले क्या चीज है,
जिस समय आपके आया कि इसको आपको इन्वेस्टिगेट करना है, इसका केस स्टडी करना है, तो वहां पर आप क्या करेंगे, प्रॉब्लम स्टेटमेंट और रिसर्च क्वेश्चन। सबसे पहला रिसर्च की शर्त है, चाहे क्वांटिटेटिव हो चाहे क्वालिटेटिव हो, उसमें सबसे पहली शर्त ये होती है कि रिसर्च क्वेश्चन क्या है। अगर आप रिसर्च क्वेश्चंस ठीक से बना लें, प्रॉब्लम का स्टेटमेंट ऑफ प्रॉब्लम ठीक से बना लें, जो कि ज्यादातर रिसर्चेस में नहीं हो पाता है, अगर ये बन गया तो निश्चित रूप से आपका जो बहुत बड़ा काम हो गया। और उसको रिसर्च क्वेश्चंस है, इन्हीं को आंसर करना है। तो जो कुछ रिसर्च क्वेश्चंस हैं उसी के इर्द गिर्द आपकी स्टडी घूमेगी और उसको भटकने का कोई भी मौका नहीं मिलेगा। ये तय है किस पर फोकस जाएगा, ये पहले स्टेप में क्लियर कर लेना चाहिए कि हम इसको कार्य करेंगे, इस पर कार्य करेंगे और किसी चीज पर कार्य नहीं करेंगे। और यहाँ एक बात मैं आपको बता दूं कि जैसे क्वांटिटेटिव एक्सपेरिमेंटल रिसर्चेस में होता है कि सैंपलिंग होती है, पॉपुलेशन होता है, उसमें सैंपल निकालनी पड़ती है, रिप्रेजेंटेटिव सैंपल, रैंडम सैंपलिंग। सैंपलिंग का एक बहुत बड़ी प्रक्रिया है और सैंपलिंग का इफेक्ट भी पड़ता है। अगर गलत सैंपलिंग है तो रिसर्च पे फाइंडिंग पर उसका इफेक्ट भी पड़ता है। लेकिन इसमें क्योंकि बहुत ही छोटी संख्या में, बहुत छोटे ग्रुप पर यह कार्य किया जाता है, इसलिए यहाँ पर बहुत अधिक आवश्यकता नहीं होती सैंपलिंग टेक्निक और सैंपलिंग्स को खोजने की। दूसरा है थियोरेटिकल फ्रेमवर्क बनाना। थियोरेटिकल फ्रेमवर्क में क्या होता है कि आप इसमें, क्योंकि कॉन्क्रीट डिटेल्स की बहुत ज्यादा जरूरत होती है और इसलिए जो सामने दिख रहा है उस पर ज्यादा जरूरत होती है, लेकिन क्या करना चाहिए, थोड़ा सा आपके अंदर एक बैकग्राउंड जरूर बनना चाहिए कि क्या क्या चीजें, क्यों बैकग्राउंड बनना चाहिए। जैसे कि कहीं आप कुछ कह रहे हैं, आपके केस में कोई एक नई बात पता चली, आप एग्जाम्पल दे देंगे कि फलाना केस में जो पहले रिसर्च जो हुई थी उसमें भी इसी तरह की बातें आई थी। फिर एक्सपेंड ऑन अ थ्योरी बाय अनकवरिंग न्यू कॉन्सेप्ट्स। जब आप अपनी बात, मान लीजिए पहले कोई एक तय है, थ्योरेटिकल एस्पेक्ट ये है कि आपने रिसर्च से फाइंडिंग्स ये बताती हैं कि अगर बहुत ज्यादा बच्चा डिप्राइव्ड होता है तो उसका इफेक्ट जो है वो दूसरी माता पिता के रिलेशन पे भी पड़ता है, उसके माता पिता से उसके रिलेशन पे भी पड़ता है। तो अगर मान लीजिए ये पहले से तय है, लेकिन आपने अपनी केस स्टडी में देखा कि ये तो नहीं हो रहा है, तो आप कभी कभी क्या होता है कि माता पिता से रिलेशन पर इफेक्ट नहीं पड़ता, उसका इफेक्ट जो है वो दूसरी चीजों, स्टडीज पे पड़ता है। तो आप ये बता सकते हैं कि ये स्टडी इस तरह से, ये थियरी को हम नए एस्पेक्ट्स को भी देख सकते हैं। दूसरी बात, बहुत सी ऐसी थियरीज होती हैं जो पुराना है और तय है, उसमें कोई फर्क नहीं पड़ रहा है, तो एस्टेब्लिश्ड एजम्पशंस जो हैं उसको भी आप चैलेंज कर सकते हैं कि आपने ये पढ़ा, क्यों, कब करेंगे, तब करेंगे जबकि थ्योरेटिकल फ्रेमवर्क आपके पास बहुत अच्छा बना हुआ है। कोई भी केस स्टडी करने से पहले भले ही आवश्यक ना हो, लेकिन फिर भी जो प्रीवियस रिसर्चेज हैं, लिटरेचर का रिव्यू है, सोर्सेज हैं, जो रिव्यू ऑफ द सोर्सेज हैं, इसको टॉपिक से रिलेटेड जो है इस पर जरूर एक बहुत अच्छा कार्य कर लेना चाहिए। ये कहाँ हेल्प करता है, जब आपकी फाइंडिंग आएगी, जब आप नैरेटिव स्टाइल में यार लिखेंगे या रिपोर्ट को लिखेंगे, तो वहां पर आपको इंटरप्रेट करने में बहुत मदद करेगी जो फाइंडिंग को, इससे एक लाभ होता है। इसलिए हमेशा जब आप केस को स्टडी करें तो उसके पहले उसके संबंधित, उससे संबंधित कुछ बैकग्राउंड, आपका थ्योरेटिकल बैकग्राउंड भी मजबूत होना चाहिए। तीसरा स्टेप है, नेक्स्ट तीसरा स्टेप है कलेक्टिंग डेटा। डेटा कैसे कलेक्ट करेंगे, और इसके लिए बहुत स्टेप्स हैं जिनके द्वारा डेटा कलेक्ट किया जा सकता है। ये मैं आगे आपको और भी विस्तार में बताऊंगी। अभी मैं इंटरव्यू, ऑब्जर्वेशन, एनालिसिस, प्राइमरी और सेकेंडरी स्टोर, जैसे हिस्टोरिकल रिसर्च में होता है, आप लोगों ने पढ़ा ही होगा कि प्राइमरी और सेकेंडरी सोर्सेस को, उनके द्वारा सूचनाएं एकत्र करना, कहीं आर्टिकल हैं, पुराने फोटोग्राफ्स हैं, ऑफिशियल रिकॉर्ड हैं, कई बार जो है इसके आधार पर भी डेटा कलेक्ट होता है। और कई बार यहाँ देखिए एक शब्द लिखा है क्वांटिटेटिव डेटा से भी कलेक्ट। जैसे मान लीजिए आप किसी, अभी मैं एक केस का आपको जिक्र करूंगी कि मान लीजिए कि आपको कुछ ऐसी इंफॉर्मेशन देना है कि उसके अचीवमेंट्स पहले कैसे रहे केस के, तो आप क्या करेंगे, उनका जो है वो पूरा अचीवमेंट टेस्ट भी ले लेंगे, एप्टीट्यूड टेस्ट भी ले लेंगे, एटीट्यूड टेस्ट भी ले लेंगे, वैल्यूज क्या है उसकी, एंजाइटी लेवल क्या है, इसको भी जानने के लिए आप टेस्टिंग का इस्तेमाल कर सकते हैं और उसके आधार पर भी डेटा इकट्ठा कर सकते हैं और डेटा को ट्रायंगुलेट कर सकते हैं, मतलब उसको क्रॉस एग्जामिन भी कर सकते हैं कि ये जो डेटा आया है ये सही है, रास्ते पर है कि नहीं है। तो इसके लिए भी, इसमें भी जब आप ये करते हैं तो
केस शुड बी गिवन विद कनेक्टिंग इट बैक टू द लिटरेचर एंड थियरी। ये बहुत जरूरी है कि जो आपका केस है वो लिटरेचर और थियरी पर बेस्ड हो। नेक्स्ट, theory category of case studies. Next, चेंज कीजिए प्लीज। नेक्स्ट, अभी देखिए इसमें मैंने कुछ केस स्टडीज ऐसी हैं जो जनरलाइज्ड कैटेगरी की होती हैं, जैसे इलस्ट्रेटिव केस स्टडीज। ये जो होती हैं ये डिस्क्रिप्टिव स्टडीज होती हैं और इसमें ज्यादातर क्या करते हैं कि कुछ घटनाएं, कुछ इंस्टेंस ये सब ले लेते हैं, उससे एक्सिस्टिंग सिचुएशन के बारे में बात करते हैं, इलस्ट्रेट करते हैं, ज्यादा डिस्क्रिप्टिवली लिखते हैं, डिस्क्राइब करते हैं उसको बहुत अच्छी तरह से। और ये जो है इस तरह की स्टडी जो होती हैं वो जो अनफेमिलियर चीजें होती हैं जिनको हम नहीं जानते हैं उनसे भी फेमिलियर होने के लिए जो रीडर्स हैं उनको हेल्प करती हैं। तो इस तरह से कोई क्वेश्चन हो टॉपिक में, इस तरह से कोई प्रश्न हो, कुछ सूचनाएं हो, उसको इलस्ट्रेटिव केस स्टडीज मतलब ज्यादा डिटेल में उसके बारे में बताया जाता है। एक्सप्लोरेटरी केस स्टडीज क्या होती हैं? ये स्टडी जो होती हैं ये अगर मान लीजिए आप जैसे पायलट स्टडी होती है वो एक्सप्लोरेटरी केस स्टडीज के अंतर्गत आ जाएगी कि आप बहुत बड़े ग्रुप पर कुछ करना चाहते हैं, लार्ज स्केल पर इन्वेस्टिगेशन, ग्रुप पे नहीं लार्ज स्केल इन्वेस्टिगेशन जब आप करना चाहते हैं तो वहां पर एक छोटी स्टडी जो है वो पहले ये देखने के लिए कि इसको किन किन बिंदुओं पर देखा जाए। अगर मान लीजिए उसको आपने छोटी स्टडी किया और उसको अच्छी तरह से उसके इन्फ्लुएंसेस को देखा कि यहाँ पर अभी लेक्यूना है, यहाँ पर होल्स हैं, यहाँ पर ये हैं, तो बड़ी स्टडी करने से पहले आप उन होल्स को ठीक कर लेंगे और उसके बाद में इन्वेस्टिगेशन करेंगे। इसलिए एक्सप्लोरेटरी केस स्टडीज भी की जाती हैं। इस तरह से क्यूमुलेटिव केस स्टडीज की जाती हैं। इसमें क्या होता है कि विभिन्न क्षेत्रों में, विभिन्न जगहों पर, विभिन्न समयों पर जो केस स्टडीज की गई हैं उनको एक जगह इकट्ठा करते हैं जिससे कि ये जो नई वाली स्टडी है जो उससे मिलती जुलती स्टडीज की गई है जहां पर, उसको एक जगह इकट्ठा करते हैं और इकट्ठा करने के बाद उसमें जो पुराने एस्पेक्ट्स देख लिए गए हैं उसको छोड़ दिया जाता है या कभी कभी जो बहुत इंपॉर्टेंट है उसको ले लिया जाता है और बाकी चीजों को छोड़ देते हैं। रिपीटिशन को बचाने के लिए क्यूमुलेटिव केस स्टडीज भी काम में आती हैं और इसके आधार पर भी विभिन्न प्रकार के घटनाओं या व्यक्ति के बारे में जाना जा सकता है। फिर है क्रिटिकल इंस्टेंस केस स्टडी। इसके अंतर्गत क्या है कि इसमें कुछ चीजों को, यूनिक इंटरेस्ट के जो चीजें हैं उसको जानने के लिए होती है। क्रिटिकल इंस्टेंस जो बहुत ही खास बात हो गई है, जो जिसको कि नहीं समझा जा सकता है और विभिन्न व्यवहार में इस तरह की चीजें आ गई हैं या कोई ऐसी चीज है जो एकदम अभी तक दोबारा कहीं हुई नहीं है, पहली बार हुई है, तो उसको जानने के लिए, उसको एग्जामिन करने के लिए, यूनिक इंटरेस्ट की चीज जो है उसको जानने के लिए क्रिटिकल इंस्टेंस केस स्टडी की जाती है, जिसमें पहले कोई इंटरेस्ट बहुत ज्यादा ना हो लेकिन अब नई चीज है, अच्छी है, ऊपर आ रही है, तो उसको भी जानने के लिए क्रिटिकल इंस्टेंस केस स्टडीज की जाती है। नेक्स्ट, अब है मेथड्स ऑफ डेटा कलेक्शन। इसके पहले मैं आपसे यहाँ पर एक बात करना चाहती हूँ जो मार्शल एंड रोसमैन है। इन्होंने रोसमैन एंड मार्शल ने बहुत काम किया और उन्होंने डेटा के लिए 1999 में 9 कैटेगरीज बताई जिसपे एथनोग्राफिक इंक्वायरी या एथनोग्राफिक रिसर्चेस या क्वालिटेटिव रिसर्च, एथनोग्राफिक में बांधूंगी नहीं मैं इसको, क्वालिटेटिव रिसर्चेस को किया जा सकता है। क्या बताया उन्होंने कहा कि ऑब्जर्वेशन और इन डेप्थ स्टडी जो है वो की जाए, इन डेप्थ इंटरव्यूइंग अगर की जाए, एक विधि ये बताई उन्होंने। फिर बताया क्वेश्चनेयर एंड सर्वेस, क्वेश्चनेयर और सर्वे, छोटा लेवल पर सर्वे, बड़ा सर्वे तो होगा तो दूसरा हो जाएगा। ओपिनियनेट्स ये भी जाना जाए, प्रोजेक्टिव टेक्निक्स, साइकोलॉजिकल टेस्ट, और ये सब उन्होंने बताया और कहा कि ये यूज किए जा सकते हैं, ये भी अच्छी चीज होती है जिसको यूज किया जाना चाहिए जब आप डेटा कलेक्शन के लिए जा रहे हैं, केस स्टडी के लिए या क्वालिटेटिव रिसर्च में जा रहे हैं। इसके साथ इन्होंने 2-3 चीजें और बहुत ही बताई जिसको कि आप लोगों ने भी अनुभव किया होगा, वो है प्रोक्सेमिक्स। प्रोक्सेमिक्स जो होता है इसमें क्या होता है, इज द स्टडी ऑफ पीपल्स यूज ऑफ स्पेस एंड इट्स रिलेशनशिप टू कल्चर। जैसे स्टूडेंट के बिहेवियर को जानने के लिए, जैसे क्लास में जब बच्चे बैठते हैं तो कुछ बच्चे हमेशा पीछे बैठते हैं,
वहीं पर वो स्पेस लेते हैं, अपना यूज ऑफ स्पेस उनके क्लास का वहीं रहता है, और पीछे बैठ के वो एक विशिष्ट प्रकार का व्यवहार करते हैं। कुछ बच्चे होते हैं जो आगे बैठने के लिए एकदम जिद किए रहते हैं कि आगे ही बैठेंगे, जिस दिन आगे नहीं बैठते हैं उस दिन इनको समझ में नहीं आता, उनका व्यवहार दूसरी तरह से होता है। तो अगर आप व्यवहार को जानने का प्रयत्न करते हैं तो प्रॉक्सिमिक्स भी ऐसा एक बिहेवियर है। इसको ज्यादातर एजुकेशन में स्टूडेंट्स के बिहेवियर को जानने के लिए यूज किया जाता है। कौन से स्पेस को लेते हैं, क्या लेते हैं, कौन से पीपल्स यूज ऑफ स्पेस क्या है। कुछ लोग हमेशा जीवन में पीछे ही बैठना पसंद करते हैं और कुछ लोग आगे बैठना पसंद करते हैं। कुछ लोग उसके लिए फंसी नहीं होते हैं, कहीं भी जहां जगह मिल जाएगी वहां बैठ जाते हैं। तो ये सब तीनों के बिहेवियर अलग अलग होंगे, अलग अलग इनके बिहेवियर की एनालिसिस की जा सकती है। इसी तरह से एक होता है काइनेसिक्स। काइनेसिक्स का अर्थ होता है इज द स्टडी ऑफ बॉडी मूवमेंट्स। शरीर बदलते कि जब आप लोगों से बात करते हैं या लोग बहुत ध्यान से सुनते हैं तो कई बार क्या होता है कि सबकॉन्शियस लेवल पर वो कुछ ऐसा बिहेवियर करते हैं जो उनको पता नहीं चलता। जैसे कुछ लोग हैं वो पैर हिलाते रहते हैं अपना, कुछ लोग होते हैं उनके चेहरे पर अजीब से उनकी आंखें जो है वो विशिष्ट व्यवहार दिखाती रहती हैं। कई बार क्या होता है कि जो उनका जो मूड है उस मूड को आप उसको उनके हाव भाव से समझ जाते हैं, बॉडी लैंग्वेज से समझ जाते हैं। तो काइनेसिक्स जो है ये बॉडी मूवमेंट्स पर आधारित होती है। बहुत से इंटरव्यू में जब आप बैठे हैं, इंटरव्यू में प्रश्न पूछ रहे हैं लोगों से, तो उनका जो है बोल तो रहे हैं वो, साथ में उनका हाँ ऐसे घबरा रहे हैं, कभी उंगली को बार बार बजाने की कोशिश कर रहे हैं, कई बार मुट्ठी कस रहे हैं, खोल रहे हैं हाथ, कई बार जो है वो पैर हिला रहे हैं, कई बार आंखें अजीब सी हैं, माथे पे सिकुड़न हो गई है, उन्हें नहीं पता है, लेकिन उनकी एंजाइटी उनके फेस से समझ में आ रही है। तो ये जो काइनेसिक्स है ये ट्रायंगुलेशन के रूप में यूज हो सकता है, प्रॉक्सिमिक्स भी यूज हो सकता है। जब आप इंटरव्यू ले रहे हैं उस समय आप इन बिहेवियर को, इस बिहेवियर को भी देखिए और उसके केस को अच्छी तरह से जानने में ये मदद करते हैं। एक और है स्ट्रीट एथनोग्राफी। इसको जो है ये स्कूल्स में यूज की जाती है ज्यादातर। स्कूल के बच्चों का या क्लासरूम, किसी क्लासरूम में अगर बच्चों के बिहेवियर को देखना है तो स्ट्रीट एथनोग्राफी यूज की जा सकती है। जैसे ऐसे बच्चे जिनका घर नहीं है, सड़कों पर रहते हैं, जब आप उनके साथ उनके बारे में जानना चाहेंगे तो आप क्या करेंगे, उनके साथ आपको समय बिताना पड़ेगा, ज्यादा से ज्यादा समय बिताना पड़ेगा। तो उसको स्ट्रीट एथनोग्राफी के अंतर्गत वो आ जाता है। इसमें जैसे मान लीजिए कि लोकल स्कूल के एडमिनिस्ट्रेशन के बारे में आपको जानना है तो वहां क्या करना पड़ेगा, आपको जाना पड़ेगा, पार्टिसिपेंट बनना पड़ेगा और वहां से उसके बारे में जानकारी प्राप्त करनी पड़ेगी। इसको इन्होंने स्ट्रीट एथनोग्राफी के रूप में लिया है। और एक जो अंतिम है वो है नैरेटिव्स। नैरेटिव्स में क्या होता है, देखिए नैरेटिव्स को लोग समझते हैं कि बहुत आर्ट ऑफ लिसनिंग जीवन में सबसे अधिक जरूरी आर्ट होता है कि अगर आप किसी को जानना चाहते हैं तो पहले सुनने की शक्ति अपने अंदर अर्जित करनी चाहिए। और जो केस स्टडी करते हैं रिसर्चर, उनके अंदर तो आर्ट ऑफ लिसनिंग होना ही चाहिए। नैरेटिव्स क्या होता है, इसमें इंडिविजुअल पीपल्स इंडिविजुअल लाइफ स्टोरीज के बारे में बताया जाता है। व्यक्ति अपने बारे में बताता है डायरीज के थ्रू या स्वयं बताता है। अगर आपको उसको कभी लगे कि आपको अपनी आप बीती बता रहा है, बहुत दुख में है और आपके चेहरे पर हंसी आने लगे, तो वो कभी भी आप पर विश्वास नहीं करेगा, आपके बारे में जानने में, आपको बताने में वो जरा भी इंटरेस्ट नहीं लेगा। इसलिए सेंसिटिविटी, एम्पैथेटिक एटीट्यूड और साथ में जो वो बोल रहा है उस पर विश्वास जताने की जो प्रवृत्ति है, नैरेटिव्स के लिए बहुत टफ होता है नैरेटिव्स को जानना, क्योंकि उसमें इमोशंस भी होते हैं, उसमें बहुत सी चीज होती हैं, कई बार क्या होता है एग्जैजरेशन भी होता है। तो वहां पर रिसर्चर को ये पता लगाना चाहिए, समझना चाहिए, ऐसी दृष्टि उसके अंदर होनी चाहिए कि वो मुख्य बातों को निकाल ले और जो बेकार की बात है उसको हटा दे, जो उसके केस से संबंधित बात है उसको रखे, तो उसको अच्छी तरह से जान ले। अब ये जितने 9 मेथड्स हैं, इन 9 मेथड्स में कुछ ना कुछ कमी है, कुछ ना कुछ अच्छाई है। तो ऐसा नहीं है कि एक आपने मेथड यूज कर लिया केस स्टडी में तो दूसरा आप यूज नहीं करेंगे। ज्यादा अच्छी केस स्टडी वो होती है जिसमें आप विभिन्न प्रकार के मेथड्स को चुनते हैं। कई मेथड, मल्टीपल डेटा कलेक्शन टेक्निक्स अगर आप इस्तेमाल करते हैं तो वो ज्यादा अच्छा होता है। ये जो मल्टीपल डेटा कलेक्शन टेक्निक है इसी को कहते हैं ट्रायंगुलेशन। मतलब एक आपने, जैसे मैंने अभी आपको उदाहरण दिया, इंटरव्यू के साथ जो है वो आप प्रॉक्सिमिक्स इस्तेमाल कर लीजिए, काइनेसिक्स भी इस्तेमाल कर लीजिए, और इंटरव्यू के साथ आप ऑब्जर्वेशन कर ही रहे हैं। तो इस तरह से कई चीजें अगर एक साथ मिलके कोई डेटा इवॉल्व करती हैं
तो वो जो है वो ज्यादा ऑब्जेक्टिव होता है, ज्यादा वैलिड होता है और ज्यादा बिलीवेबल होता है और ज्यादा अंडरस्टैंडेबल भी होता है। तो इसलिए वैलिडेट करने के लिए क्वालिटेटिव डेटा को कई बार ट्रायंगुलेशन का इस्तेमाल भी किया जाता है, जो अच्छा माना जाता है। इसी तरह से केस स्टडी में जब डेटा कलेक्शन की बात करते हैं तो यिन ने 1998 में 6 प्रकार के डेटा की बात की जिसे केस स्टडी रिसर्चर को जानना चाहिए। पहली बात डॉक्यूमेंट, जो हम लोगों ने भी बात की कि डॉक्यूमेंट की एनालिसिस होनी चाहिए। दूसरी बात आर्काइवल रिकॉर्ड्स, जो पुराने रिकॉर्ड्स हैं, कहीं ऑर्गेनाइजेशन में हैं, पहले से जो क्वांटिटेटिव डेटा आपके पास रखा हुआ है उससे संबंधित, उसको भी जान सकते हैं, उसको भी ले सकते हैं। डायरेक्ट ऑब्जर्वेशन, आप देख रहे हैं सामने जो साइट गए जहां पर केस स्टडी साइट है, वहां आप गए और वहां जाके आपने जो देखा उसको एक नोट बना लिया, लिख लिया और उसके बाद उसको डिटेल कर ली। फिर है पार्टिसिपेंट ऑब्जर्वेशन, आप उसमें जो जहां जिसको आप ऑब्जर्व कर रहे हैं जो साइट है उसके आप पार्टिसिपेंट भी बन गए। जैसे हमने आपको उदाहरण दिया एथनोग्राफिक इंक्वायरी में कि गांव में आप गए, किसी गांव के किसी ट्राइबल एरिया के कल्चर को जानना है, आप भी उसमें घुल मिल गए, तो पार्टिसिपेंट ऑब्जर्वेशन के रूप में हो गया। इसी तरह से इंटरव्यू ओपन एंडेड नेचर का, जैसे मैंने अभी आपको यहाँ दिख रहा है स्क्रीन पर इंटरव्यूज की बात है, तो इंटरव्यू जो है आप सब अच्छी तरह जानते हैं कि ये बहुत महत्वपूर्ण माने जाते हैं केस स्टडी में। इन डेप्थ इंटरव्यूज को और ओपन एंडेड इंटरव्यूज, ओपन एंडेड क्वेश्चन जिसमें पूछे जाते हैं, वो ज्यादा सूचनाओं को ज्यादा अच्छी तरह से देते हैं। इंटरव्यू में आप ये अच्छी तरह जानते हैं 1-to-1 भी हो सकता है, 1-to ग्रुप भी हो सकता है, group-to-1 भी हो सकता है, ये फोकस ग्रुप अगर होगा तो group-to-1 भी हो सकता है। तो इंटरव्यू में 2 लोगों को 2 से अधिक लोग एक दूसरे से बातचीत करते हैं, प्रश्न एक दूसरे से प्रश्नोत्तर की विधि से या संवाद की विधि से एक दूसरे के बारे में जानकारी प्राप्त करते हैं। अब यहाँ पे कुछ हमने बताया है, यहाँ पे कुछ इंटरव्यू की बात यहाँ पर की है मैंने आपसे। इसमें जैसे इंटरव्यू है इनफॉर्मल इंटरव्यू, जिसके मैंने अभी आपको पहले बताया था शुरू में बीच में कि कन्वर्सेशनल स्टाइल का होता है, कुछ तय नहीं होता है, बात से बात बढ़ती है, बात निकलेगी तब बड़ी क्या है ना, बड़ी दूर तलक जाएगी, वो वाली बात है यहाँ इनफॉर्मल इंटरव्यू में। एक दूसरे से बात करके हम सूचनाएं एकत्र करते हैं। इसकी अच्छाइयां और बुराइयां भी हैं, ये जाना जा सकता है कि कैसे कुछ चीजें अच्छी हैं। कभी क्या होता है कि बात करने में वो मुख्य बात रह जाती है, दूसरी बात आगे बढ़ जाती है। फिर है जनरल इंटरव्यू गाइड अप्रोच, इसमें क्या होता है कि एक ही एरिया, जो एक ही तरह का प्रश्न है वही सबसे पूछा जाता है और उससे इंफॉर्मेशन कलेक्ट की जाती है प्रत्येक इंटरव्यू से, और उसके आधार पर उसके बारे में जानकारी की जाती है। इसी तरह से स्टैंडर्डाइज्ड ओपन एंडेड इंटरव्यू है, इसमें जो है एग्जैक्ट वर्डिंग और सीक्वेंसिंग क्वेश्चंस की होती हैं, पहले से तय होती है और उसी पर जो है वो सारे इंटरव्यूज को जवाब देना पड़ता है। सेम बेसिक क्वेश्चन पूछे जाते हैं और वो जो क्वेश्चन है उनको जो एकदम ओपन एंडेड फॉर्म में होते हैं क्वेश्चंस, और उनके आधार पर सूचनाएं एकत्र की जाती हैं। इसी तरह से क्लोज्ड फिक्स्ड रिस्पॉन्स इंटरव्यू भी होता है, हाईली स्ट्रक्चर्ड होता है। इसमें एक प्रश्न होगा, उसके 4 उत्तर होंगे या 3 उत्तर होंगे, उसी में से आपको उत्तर देना है, उसके बाहर कहीं नहीं जाना है। इस तरह के भी इंटरव्यू होते हैं। नेक्स्ट प्लीज। फंडामेंटल टाइप ऑफ इंटरव्यूज, देखिए हमने भी आपको बताया, सेम है। स्ट्रक्चर्ड इंटरव्यू बहुत रिजिड होते हैं, इसमें जो है वो क्वेश्चन प्री डिसाइडेड, सब कुछ पहले से तय होता है और वही पूछना है। ये क्लोज एंडेड भी हो सकते हैं, ओपन एंडेड भी क्वेश्चंस हो सकते हैं। टारगेट पॉपुलेशन क्या है, अगर मान लीजिए आपको कहीं फिटर का सेलेक्ट करना है तो उसमें जो है वो क्लोज एंडेड होंगे, जो उनसे संबंधित क्वेश्चंस होंगे वही जानना है। लेकिन अगर आप किसी टीचर को सिलेक्ट करना है तो वहां पर उसकी पर्सनालिटी के दूसरे आयामों के बारे में भी जानना है, इसलिए ओपन एंडेड भी हो सकते हैं। सेमी स्ट्रक्चर्ड में क्या होता है, इससे टाइम बचता है थोड़ा। सेमी स्ट्रक्चर्ड में इसमें जो इंटरव्यूअर है या जो रिसर्चर है वो कुछ तो तय करके क्वेश्चंस बना के ले जाता है और कुछ वहां जो बातचीत होती है उस बातचीत के आधार पर उसको कुछ और डिटेल इंफॉर्मेशन अगर चाहिए होती है टॉपिक के बारे में तो वो कुछ अपने मन से भी कुछ प्रश्न वहां पर जोड़ सकता है, या स्थिति के अनुरूप जैसा कन्वर्सेशन हो रहा है उसमें अगर कोई क्वेश्चन उठ जाता है तो उसके अनुरूप वो क्वेश्चंस पूछ सकता है, जवाब दे सकता है। अनस्ट्रक्चर्ड में कोई जरूरत नहीं है किसी प्रकार की प्लानिंग की, ये हमेशा जो है वो कन्वर्सेशन के थ्रू होते हैं और इसमें सूचना जो है वो एक जो रिसर्चर है वो
वो जानता है, उसको अपना टॉपिक जानता है, क्या उसको निकलवाना है, और वो उस तरह से प्रश्न पूछता जाता है, जैसी स्थिति होती है उसके अनुरूप। कुछ भी पहले से प्री डिसाइडेड नहीं होता है, केवल डिसाइडेड ये होता है कि टॉपिक ये है और इसके बारे में ये जानकारी प्राप्त करनी है। कैसे जानकारी प्राप्त करनी है ये वहीं पर रिसर्चर तय करता है। नेक्स्ट, फिर है ऑब्जर्वेशन। हम ये सब जानते हैं कि ऑब्जर्वेशन हमेशा फर्स्ट हैंड इंफॉर्मेशन की बात होती है, या देख लो इसका ऑब्जर्वेशन जो होता है ये हमेशा सीधी सूचना मिलती है उससे, व्यक्ति को सामने देखना है और सामने देख के सूचना मिलती है। इसमें भी स्ट्रक्चर्ड, अनस्ट्रक्चर्ड और सेमी स्ट्रक्चर्ड ऑब्जर्वेशन हो सकता है, जिसमें तय है कि यही बिंदु देखना है। आप लोगों ने फिल्म में देखा होगा कि ऑब्जर्व करो, इसके पीछे लग जाओ, देखो कहाँ कहाँ जा रहा है, पीछा करो। और पीछा करने में ये नहीं बताते हैं किस बात पे पीछा करना है, क्यों पीछा करना है। तो कई बार वो ऐसी सूचनाएं लेकर आता है जिसकी जरूरत ही नहीं होती। तो कई बार अनस्ट्रक्चर्ड ऑब्जर्वेशन होता है। अगर सीधे जोड़ें तो दो तरह का ऑब्जर्वेशन हो सकता है। एक होता है बाहर से ऑब्जर्व करना और दूसरा उस सिस्टम में घुस के ऑब्जर्व करना, जिसको पार्टिसिपेंट ऑब्जर्वेशन कहते हैं। तो इसमें जो है वो पूरी तरह से रिसर्च जो है वो सैंपल में जुड़ जाता है, जो वहां जिससे करना है सैंपल ऑफ इंडिविजुअल्स में जुड़ जाता है। उनको डिस्टर्ब नहीं करता, उनका नॉर्मल एक्टिविटीज वो करते रहते हैं। और कई बार तो पता भी होता है कि कोई हमें ऑब्जर्व कर रहा है तो उसका दूसरा इम्पैक्ट पड़ता है। कई बार पता भी नहीं होता कि हमको कोई ऑब्जर्व कर रहा है तो उसका दूसरा इम्पैक्ट पड़ता है। नेचुरल सेटिंग में जो आप बिहेवियर करते हैं वो बिहेवियर आप ऐसा नहीं कर सकते हैं जो कि कोई देख रहा हो तो आपका बिहेवियर बदल जाता है, आप एकदम मूल्यों से आच्छादित हो जाते हैं। और जब कोई आपको पता चलता है कि नहीं, कोई किसी का ध्यान नहीं है, तो आप जैसे आपके अंदर जो नेचुरल होता है वो बाहर निकल के आता है। ये सामान्य ह्यूमन बिहेवियर है। तो यहाँ पर पार्टिसिपेंट ऑब्जर्वेशन और नॉन पार्टिसिपेंट ऑब्जर्वेशन में भी अगर पार्टिसिपेंट ऑब्जर्वेशन बता के किया जाता है तो उसका इम्पैक्ट एकदम दूसरा हो जाता है। नहीं बता के किया जाता है, ग्रुप में सम्मिलित हो गए, पता नहीं है, तो उसका दूसरा ऑब्जर्वेशन, उसमें रिजल्ट ज्यादा अच्छे और क्लियर कट आते हैं। नेक्स्ट, फिर है डॉक्यूमेंट। ये मैंने आपसे बात कर लिया है कि जितने पर्सनल डायरीज, ओपन एंडेड रिटन रिस्पॉन्स, दूसरी सूचनाएं, अगर किसी बच्चे के बारे में आप जानना चाह रहे हैं तो कॉलेज का पूरा स्कूल का डेटा, ये सब कब से आया, क्या बिहेवियर था उसका, घर से डेटा, ये जो डेटा जो आते हैं वो डॉक्यूमेंट्स के रूप में भी हो सकते हैं। पर्सनल डायरीज, ओपन एंडेड क्वेश्चंस और कुछ रिकॉर्ड्स पहले से, उसके हेल्थ से रिलेटेड रिकॉर्ड, ये सब डॉक्यूमेंटेशन के अंतर्गत आता है। नेक्स्ट, अब क्या इसके, मैं अब यहाँ पर आपको एक बात और कहना चाहती हूँ, जो एक केस कहती हूँ। मेरा जो रिसर्च है, मैंने जो अपनी पीएचडी की थी वो डिप्रिवेशन पर की थी, और डिप्रिवेशन में मैंने केस स्टडी भी इस्तेमाल की थी। इसलिए मुझे लगता है कि ये बात आपसे करनी चाहिए मुझे। यहाँ मैंने एक केस किया था। वो लड़की जो थी वो बहुत एफ्लुएंट सोसाइटी की थी और बहुत अच्छा माँ बाप, बहुत पैसा था उसके घर में। 8th क्लास मैंने लिया था, मैं एडोलेसेंट पीरियड लिया था, प्री एडोलेसेंस के साथ एडोलेसेंट को जोड़ा था। तो जब उनकी स्टडी मैंने किया उस लड़की की, केस लेना, एक्सट्रीम केसेस को लेना था। और वो लड़की जो थी, वो जैसे लोग कहते हैं ना जो बहुत डिप्राइव्ड होते हैं उन्हीं में सारी प्रॉब्लम होती है, नहीं, जो एफ्लुएंट फैमिलीज में भी बहुत सी प्रॉब्लम होती है, उसकी बात मैं आपसे कर रही हूँ। वो लड़की वेल टू डू फैमिली की थी, ओनली चाइल्ड थी, अपने घर में अकेला बच्चा थी, और उसके माँ बाप का बहुत प्यार दुलार सब कुछ था। और लेकिन कुछ दिनों से उसके बिहेवियर में परिवर्तन आ गया था, पढ़ना नहीं चाहती थी। जो हमेशा फर्स्ट क्लास आने वाली लड़की वो फेल होने लगी टेस्ट में, टेस्ट से ऊब जाना, नहीं पढ़ना, अलग रहना, एलूफ हो जाना, बहुत तरह का बिहेवियर वो दिखाने लगी। तो जो केस स्टडी के अंतर्गत मैंने उसके केस को लिया था, एक्सट्रीम केसेस को मैंने लिया था, हाईली डिप्राइव्ड और लो डिप्राइव्ड केसेस को लिया था। इस लड़की को भी मैंने 5 इधर से 5 इधर से चुना था और उनको केस को स्टडी करना था। जो केस लिया मैंने, उस लड़की का पुराना डॉक्यूमेंट देखा, पुराना रिजल्ट, पूरा सारी हिस्ट्री देखी उसकी, तो वो बहुत ही अच्छी लड़की और हर चीज में आगे लड़की, सब क्षेत्रों में सर्वांगीण, उसका प्रतिभा जो थी वो सर्वांगीण थी, सब तरफ दिखाई पड़ती थी उसकी प्रतिभा। लेकिन कुछ दिनों से गड़बड़ था। अब उससे बात किया, पहले तो वो बात करने को तैयार, मैंने पहले ऑब्जर्व किया उसको, ऑब्जर्व करने के बाद उससे धीरे धीरे बात करना शुरू किया। वो खुलने को नहीं तैयार थी, एकदम बात करने को नहीं तैयार थी। एक दिन बात करते 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 उसने ये, हमने कहा क्या तुम्हारी बात, तुम तो इतनी अच्छी पढ़ने में थी, कैसे ऐसे हो गया? नहीं, पढ़ने का मन नहीं करता। क्यों नहीं करता, क्या बात है? धीरे बताना नहीं चाहती थी, क्योंकि विश्वास बहुत जल्दी नहीं होता है ऐसे लोगों को।
उसके बाद फिर वो धीरे धीरे एक दिन वो बहुत रोने लगी और बोली कि मैं इसीलिए फेल होती है कि कम से कम इसी आधार पे तो मेरे पिता मेरी तरफ ध्यान दें, जो मुझे इतना मानते थे अब तो मेरी तरफ देखते भी नहीं है, तो इसी आधार पे मुझ पर ध्यान दें। हमने कहा क्यों नहीं देखते हैं? कहती वो मेरा भाई आ गया है ना एक दुश्मन घर में, 13 साल के बाद उनके घर में एक बेटा पैदा हुआ था और वो सारा अटेंशन बेटे पर ही उनके माँ बाप का दोनों का हो गया था। जो अब इसका प्रेम प्यार बट गया था। तो कई बार ऐसे ये रिलेशंस बड़े कम, बहुत ही कोमल और बहुत सेंसिटिव होते हैं रिलेशंस, लेकिन हम लोग समझते नहीं है इस बात को, या अनजाने में गलतियां हो जाती हैं। वो बच्ची बोली कि जो है जब से आ गया है वो तब से मेरे पे कोई ध्यान, मैं सोचती हूँ फेल हो तो अच्छा है कम से कम बोले। मैं उस लड़की से बात करते करते वो रोने लगी, लड़की बहुत दुखी थी। कारण उसका क्या था कि उसका जो प्यार था वो बट गया था। हमने कहा तुम नहीं चाहती तुम्हारा भाई है? बोले नहीं मैं भी चाहती हूँ मेरा भाई है, मैं बहुत प्यार करती हूँ उसको, लेकिन मुझे छूने नहीं देती है लोग। तो अब जब मैं उनके घर गई, उनकी माँ से बात किया तो उसने कहा सीधे, अरे बहन जी वो तो चाहती नहीं कि भाई रहे, पता नहीं कैसी है, इतने साल बाद एक भाई हुआ और इसको खुशी इसके चेहरे पर नहीं दिखती, हमेशा मनहूस की तरह। ऐसे जिस बच्चे को कभी कुछ नहीं कहा गया उस बच्चे को इस तरह के शब्दों का इस्तेमाल, फैमिली पैसा बहुत था लेकिन फैमिली की जो विचारधारा थी वो आधुनिक नहीं थी। उसके बाद फिर धीरे धीरे बात करते करते नहीं नहीं ऐसा नहीं, अच्छा आप कहीं छुप के देखिए कि वो बच्चे के साथ कैसा बिहेवियर करती है, कोई बहन क्या ऐसा करेगी? फिर उन्होंने छुप के देखना शुरू किया। ये मैं जो स्टेप मैंने आपको बताए थे, ये मैंने रेमेडियल स्टेप्स उसमें लागू करने शुरू किए और फिर धीरे धीरे उन्होंने उसको देखा छुप के, तो वो बच्ची गोद में उठा रही, इधर उधर देखा उसने, फिर उसको प्यार किया। तो उन्होंने कहा कि नहीं हम तो गलत समझ रहे थे। और उसके बाद फिर धीरे 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 करते करते वो बच्ची भाई के साथ भी अपने बैठने लगी और उसके पेरेंट्स भी, जो बीच में एक कम्युनिकेशन गैप हुआ था वो गैप दूर हुआ। और मेरी 3 साल की स्टडी में मैंने फॉलो अप किया तो वो लड़की फिर से अपनी पोजीशन उसने होल्ड किया और फिर से वो लड़की अपनी जो पर्सनालिटी की जो दिक्कतें थी उसको दूर की। तो केस स्टडी व्यक्ति के जीवन में एक महत्वपूर्ण परिवर्तन, मतलब ओवरहॉलिंग कर सकती है पर्सनालिटी का, यदि वो अच्छी तरह से की जाए। और ये पर्सनल एक्सपीरियंस मेरा है कि बहुत अच्छी उस लड़की में मैंने वो परिवर्तन देखा। तो केवल धन धान्य और एक थाली में 4 सब्जी दे देने से और पॉकेट मनी दे देने से ही जीवन नहीं चलता है, इसके अतिरिक्त भी कुछ चाहिए। थोड़ा सब्जी 2 कम कर दीजिए लेकिन प्यार थोड़ा बढ़ा दीजिए तो व्यक्ति के व्यक्तित्व में जो है वो स्थायित्व आता है, बढ़ता है, वो फ्लरिश करता है, डेवलप करता है पॉजिटिवली। ये समझना आना चाहिए। और मेरी जो केस स्टडी थी उससे ये निकल के आया कि प्रेम जो है डिप्रिवेशन केवल भोजन का नहीं होता है, इमोशनल डिप्रिवेशन भी एक बहुत बड़ा डिप्रिवेशन होता है और बच्चों की पर्सनालिटी पे इम्पैक्ट डालता है। तो इस तरह से यहाँ हम एडवांटेजेस ऑफ केस स्टडी की बात मैं आपसे कह रही थी। एक एडवांटेज मैंने आपको बताया कि इससे जो क्या होता है कि आप एक व्यक्ति के बारे में पूरी तरह से, एक व्यक्ति, एक संस्था, एक स्थिति के बारे में पूरी अच्छी तरह से जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। आधी ही छोटी आधी अधूरी जानकारी प्राप्त नहीं कर सकते। ये एक बहुत पॉजिटिव एस्पेक्ट है। दूसरी बात है कि आप को एक पर्सनल एक्सपीरियंस के साथ रिसर्चर जुड़ता है, उनसे पर्सनल एक्सपीरियंस उसको भी होता है और वो भी ये जानता है। जैसे मैं आपसे कह रही हूँ कि उस लड़की से जब मैं जुड़ी तो मैंने उसके इनर स्ट्राइविंग को, उसके टेंशन्स को, उसके मोटिवेशनल के डिमोटिवेशन के एस्पेक्ट्स को, ये सब मैंने वहां देखा। और ये देखने के बाद खुद मैंने अनुभव किया कि इस तरह का बिहेवियर, कैसा बिहेवियर, सैटर्न पैटर्न ऑफ बिहेवियर क्या होना चाहिए। तो एक रिसर्चर के अंदर भी एक जागृति आती है, एक नई चीज आती है, एक नई दिशा में वो सोचने के लिए बाध्य होता है कि ह्यूमन बिहेवियर ये भी हो सकते हैं। दूसरी बात, वो किसी रिसर्चर जान पाता है सोशल यूनिट की नेचुरल हिस्ट्री को जान पड़ सकता है और जो दूसरे फैक्टर्स होते हैं जीवन में, बहुत से सामाजिक कारक होते हैं, बहुत से मनोवैज्ञानिक कारक होते हैं जो व्यक्ति के जीवन में प्रभाव डालते हैं, इसके बारे में भी जान सकता है रिसर्चर यदि वो केस स्टडी को ठीक ढंग से करता है। नेक्स्ट, द मेथड फैसिलिटेट्स इंटेंसिव स्टडी ऑफ सोशल यूनिट्स। इसमें आप जैसे इंटेंसिव स्टडी की बात हम लोग पहले स्लाइड से कर रहे हैं कि इसमें जो है इंटेंसिव स्टडी हो सकती है और जो शेड्यूल्स के द्वारा या इंटरव्यू के जो क्वेश्चनर होते हैं उसके द्वारा आप जो सूचनाएं एकत्र करते हैं वो सूचनाएं आपके सामने कुछ घटित होता हुआ नहीं रहता है, उसमें वो भर के दे देते हैं, इनडायरेक्ट होता है, एब्स्ट्रैक्ट होता है, पता नहीं है।
लेकिन यहाँ जो कुछ घट रहा है वो आपके सामने घट रहा है, इंटेंसिवली आप जान रहे हैं उस बात को, इसलिए इस मेथड को ज्यादा महत्वपूर्ण माना जाता है, क्योंकि इसमें फर्स्ट हैंड इंफॉर्मेशन व्यक्ति को प्राप्त होती है। दूसरी बात इसमें होती है कि इसमें आप कई मेथड्स लगा देते हैं, ट्रायंगुलेशन करते हैं, जैसे इन डेप्थ इंटरव्यूज है, क्वेश्चनर्स है, डॉक्यूमेंट है, स्टडी रिपोर्ट्स है, हिस्टोरिकल एविडेंसेस है, ये सारी चीजें केस स्टडी में आप जोड़ सकते हैं और उसके आधार पर केस स्टडी कर सकते हैं। नेक्स्ट प्लीज। ये जो है इसमें व्यक्ति के पास्ट, प्रेजेंट और भविष्य तीनों के बारे में बहुत अच्छी तरह से जान सकते हैं, क्योंकि बिना पास्ट को जाने आप किसी के प्रेजेंट को नहीं समझ सकते, और जब तक पास्ट प्रेजेंट एक साथ नहीं जुड़ जाते हैं तब तक इन्फ्रेंस नहीं निकाल सकते कि भविष्य में उसे कैसा बनना चाहिए। इसमें जो रिसर्चर है उसकी एनालाइजिंग एबिलिटी और स्किल्स भी बहुत ज्यादा आगे बढ़ती हैं, बहुत रिफाइंड होती हैं। नेक्स्ट, जब इतनी अच्छाइयां हैं तो कुछ लिमिटेशंस भी हैं। इसमें टाइम बहुत लगता है, एक्सपेंडिचर बहुत लगता है, जाना पड़ता है, आना पड़ता है, मिलना पड़ता है, एक रैपिड फॉर्मेशन करना पड़ता है। रैपिड फॉर्मेशन अगर प्रॉपर नहीं है तो सूचनाएं गलत हो सकती हैं। कई बार क्या होता है, सब्जेक्टिविटी बढ़ जाती है। अगर हम उस लड़की के साथ इमोशनली इन्वॉल्व हो जाते तो शायद हम उसके बारे में रियलिस्टिकली उसके रेमेडी को ना सोच सकते, इसलिए सब्जेक्टिविटी भी होने की पूरी संभावना होती है। इसीलिए ट्रायंगुलेशन की बात कही गई है कि हर प्रकार से, हर तरह से डेटा आए जिससे कि कोई दिक्कत सब्जेक्टिविटीज को लेकर ना होने पाए। तो इस लिमिटेशन इसकी है कि इसमें सब्जेक्टिविटी हो सकती है। और कई बार क्या होता है कि जो बॉन्ड बनता है इन्वेस्टिगेटर और केस के बीच में, कई बार ऐसा भी बॉन्ड बन जाता है कि इन्वेस्टिगेटर, क्योंकि वो इमोशनली बहुत वीक होता है वो व्यक्ति जिसका केस हो रहा है, या कहीं कोई दिक्कत होती है, दिक्कत होगी तभी ना केस होगा, प्रॉब्लम होगा तभी ना केस होगा। तो कहीं किसी पहले से ही किसी प्रॉब्लमेटिक सिचुएशन में है तो उसका सेल्फ कॉन्फिडेंस पहले से ही हिला हुआ है, तो फिर जो आप जो कहते हैं वो मानने के लिए वो उसी भाषा में उसी तरह से सोचने भी लग जाता है, और ये बड़ी खतरनाक स्थिति होती है केस स्टडी में। इसलिए इसको भी बहुत अच्छी तरह से देखा जाना चाहिए। और कई बार क्या होता है कि रियलिस्टिक नहीं हो पाती, वो गलती केवल इसलिए होती है कि हम डेटा कलेक्शन, डेटा एनालिसिस और उसके इंटरप्रिटेशन में वो नहीं करते हैं जो हमें करना चाहिए। तो इसको भी ध्यान रखना चाहिए और सब्जेक्टिव बायसेस को बचाना चाहिए। और उन फैक्टर्स को, कई बार क्या होता है कि जो फैक्टर्स महत्वपूर्ण नहीं होते हैं उन्हें हम महत्वपूर्ण मान लेते हैं, और जो महत्वपूर्ण होते हैं वो केस स्टडी में हमारी इमोशंस के कारण, चाहे वो इन्वेस्टिगेटर का इमोशन हो चाहे केस का इमोशंस हो, उसके कारण वो फैक्टर्स छूट जाते हैं और जो इरेलेवेंट फैक्टर्स हैं वो ज्यादा मजबूती से सामने आ जाते हैं। तो इसको भी ध्यान में रखा जाना बहुत जरूरी है कि किस तरह से कैसे आप लिखेंगे, क्या स्टाइल होगी आपकी लिखने की केस स्टडी को। नैरेटिव लिख रहे हैं तो कैसे लिख रहे हैं, चैप्टर बना के लिख रहे हैं, कायदे से लिख रहे हैं, वहां पर भी कोशिश ये करनी चाहिए कि अगर जरूरत पड़े तो है जो क्वांटिटेटिव डेटा है, जैसे टेस्ट मैंने कहा कि क्वेश्चन और उनके एप्टीट्यूड जानने के लिए, वो सब डेटा भी लाइए और उसको सपोर्ट में रखिए अपने, और उसके साथ जो है आप जब उसके साथ लिखें उसके बारे में रिपोर्ट करें। क्योंकि किसी संस्था, व्यक्ति या स्थिति के का प्रश्न है बहुत बड़ा, तो उसमें वहां जब आप लिखेंगे तो अगर रियलिस्टिक होकर नहीं लिखेंगे तो वो आपके केस स्टडी का जो वेरी पर्पस है वो सर्व नहीं होगा। मैंने 7 मिनट अधिक ले लिया, इसके लिए मैं क्षमा मांगती हूँ आपसे। और जो है वो मुझे बहुत अच्छा लगा बता के, मुझे ये नहीं मालूम आपको कैसा लगा, लेकिन मुझे बहुत आनंद आया यहाँ पर इसको डिस्कस करने के लिए। और बहुत पुराना केस मैंने अपनी PhD 85 में की है और इस पर स्टडी मैंने 83 में की है, और वो लड़की जरूर नानी वानी भी बन गई होगी, तो उसका केस मैंने यहाँ आपके साथ डील किया और मुझे बहुत अच्छा लगा। आप लोगों ने मुझे बुलाया, एक अवसर दिया, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। धन्यवाद मैम। मैम ने बहुत ही सरलता से, और वो एक पंक्ति है ना, किम किम न साधयति कल्पलतैव विद्या, विद्या का ये विशेषण है। और विद्याभूत पूरा एकदम विद्या का सार दर्शन हम सब लोगों को कराया। मैं बहुत ही इस अवसर पर मैम को अपने विश्वविद्यालय पक्ष से, अपने केंद्र के पक्ष से और अपनी मैम प्रोफेसर अमिता पांडे भारद्वाज मैम की पक्ष से और सभी प्रतिभागियों के पक्ष से मैम का हार्दिक धन्यवाद ज्ञापन करते हैं, आभार प्रकट करते हैं।